नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि द न्यूज लॉन्चर ने खबर दी थी कि बिहार कांग्रेस में बदलाव होने वाला है और बदलाव के तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक लाने की तैयारी है। कल भी सबसे पहले हमने इस खबर को दिया जब यह औपचारिक सूचना कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र के माध्यम से पत्रकारों को दी गई, मीडिया को दी गई। लेकिन उसके बाद से पिछले 16-17 घंटों में जो बिहार में राजनीतिक हलचल है, क्या जदयू, क्या भाजपा, क्या राजद और कांग्रेस, तो स्वाभाविक है कि उसमें बदलाव हुआ है तो है ही। इस तरह का कोई हलचल कम से कम पिछले 2-2.5 दशकों में कांग्रेस पार्टी को लेकर बिहार में नहीं देखी गई थी। तब भी नहीं देखी गई जब अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तब भी नहीं देखी गई थी जब रामजतन सिन्हा बनाए गए थे, तब भी नहीं देखी गई जब अखिलेश प्रसाद सिंह या मदन मोहन झा बनाए गए थे, तब भी नहीं देखी गई थी ऐसी हलचल जब अनिल शर्मा या सदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे या महबूब अली कैसर बनाए गए थे। लेकिन राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जिस प्रकार की हलचल दिख रही है, वो आशंका द न्यूज लॉन्चर पिछले 3-4 महीनों से, जब से राजेश राम का नाम हमारी जानकारी में आया था, तब से उसके संभावित परिणामों की तरफ हम इशारा कर रहे थे और खुलकर बात भी कर रहे थे कि आखिर राजेश राम की राह में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब राजेश राम की ताजपोशी हो गई है, तो सत्ताधारी जदयू, सहयोगी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल में स्वाभाविक है, वोटों का फायदा तो उसे दिख रहा है, लेकिन खलबली भी है। लेकिन खलबली के पीछे का कारण क्या है और तीनों दलों में बेचैनी क्यों है? सीधे हम ऋषि मिश्रा जी के पास चलते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल जिस प्रकार से बदलाव देखा गया, उस बदलाव के बाद क्या आपको इस खलबली की आशंका थी? और आप बताइए कि आपने अपने होशो हवास में कभी कांग्रेस के बदलाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मचते हुए आपने देखा था क्या? देखिए, न्यूज लॉन्चर तो करीब 1-1.5 महीनों से ये खबर चला ही रही थी कि जो है कुछ दिनों के मेहमान हैं। और हमने यह भी दर्शकों को बता दिया था कि राजेश कुमार उर्फ राजेश राम जो हैं, जो कुटुंबा से विधायक हैं, वो संभावित प्रदेश अध्यक्षों में सबसे ऊपर उनका नाम चल रहा था। और वही हुआ। कल आप हम लोगों ने इस पे प्रोग्राम भी किया, राजेश राम के नाम पे मुहर लगा। और ये मैं समझता हूं एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बिहार के संदर्भ में, खासकर महागठबंधन के संदर्भ में। और राजेश राम को क्यों चुना गया है, देखिए, इस बात को समझिए कि यदि महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है, उसमें आप देखिए कि एमवाई जो मेन कंस्टिट्यूट जो मेन जो आधार है महागठबंधन का, एमवाई है। और यदि एमवाई में 5.5%, 5.25% का एक चंक जुड़ जाता है, जैसे एनडीए में चिराग पासवान का जो चिराग पासवान के पार्टी का जो सामाजिक आधार है पासवान समाज का, वो 5.5% के आसपास लगभग वो भी हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो एक 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 बड़ा सामाजिक समीकरण एनडीए के पक्ष में हो जाता है। उसके काउंटर में आप देखिए, यदि पासवान समाज यदि पॉलिटिकली वोकल है, तो दूसरी तरफ रविदास समाज भी उतना ही पॉलिटिकली वोकल है। और रविदास समाज का कोई एक अस्थाई नेता मुझे किसी भी पार्टी में, जेडीयू में सुनील कुमार है, वर्तमान में बहुत अच्छे पद पे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। लेकिन यदि पूरे बिहार के फलक पे देखें, कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा था। और कांग्रेस पुरानी पार्टी है और ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो रविदास समाज से आते हैं, उनका पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड है। उनके पिता जो हैं, आप भी जानते हैं कि जगजीवन बाबू के बाद जगजीवन बाबू के बाद यदि इस समाज का कोई बड़ा नेता था, तो उनके पिता मतलब जो राजेश राम है, उनके पिता हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं दिलकेश्वर राम, तो और दिलकेश्वर राम मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में। और खुद आप देखिए, मार्जिन से चुनाव जीत के आए थे। तो एक मैं समझता हूँ एक स्मार्ट मूव है
लेकिन इस स्मार्ट मूव को अभिषेक जी ग्राउंड तक ले, एक नैरेटिव के तहत चुनाव लड़ना होगा राजद कांग्रेस को, तब जाके जो जिस मकसद से आपने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है वो उसका नतीजा निकलेगा। जी जी ऋषि जी, चर्चा बहुत तेज है कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ही राजेश राम डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी यादव की सरकार में, यानी तेजस्वी सीएम और राजेश राम डिप्टी सीएम। इस नैरेटिव के साथ बिहार के चुनाव में जाना चाहती है। क्या लगता है आपको, इस नैरेटिव के साथ जाने से राष्ट्रीय जनता दल को चुनावी तौर पर फायदा होने की जो संभावना है? कई लोग कह रहे हैं कि उस फायदे से भी राजद डरी हुई है। राजद अपने संभावित फायदे से को लेकर भी सशंकित है। कारण क्या है इसके पीछे, जरा ये बताइए, क्योंकि बहुतों लोगों को आश्चर्य होगा। फायदा मिलने से खुशी होती है, फायदा मिलने से डर क्या होता है? बहुत चर्चा है इसकी बिहार में। देखिए, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं अभिषेक जी कि यह बात लालू यादव भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि सिर्फ एमवाई के बलबूते आप सत्तासीन नहीं हो सकते। 2020 का देखिए, उससे पहले का चुनाव देखिए, करीब 20-22 सालों से आप यदि सत्ता से दूर हैं तो उसके एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि एमवाई के आगे आपने पार्टी का जो सामाजिक आधार होना चाहिए था उसको स्प्रेड आउट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आप इस नैरेटिव के साथ चुनाव में जाएंगे कि तेजस्वी यादव यदि सीएम बनते हैं तो किसी रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, या तो इससे समाज में मैसेज आएगा कि हमारे समाज से आने वाले व्यक्ति को यह गठबंधन जो है महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। तो उसके फायदे सिर्फ कांग्रेस को नहीं होंगे, लालू यादव को भी होंगे। और लालू यादव का जीते जी सपना है कि तेजस्वी यादव को कैसे भी सीएम बनाए। दूसरी तरफ इसके नुकसान भी है कि यदि कांग्रेस 70 के आसपास की संख्या पे चुनाव लड़ती है, पिछले बार भी 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी मुझे लगता है 70 से कम पे तो कांग्रेस समझौता नहीं करने जा रही है। यदि 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है और एक बेहतर नैरेटिव के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है, फील्डिंग लगना शुरू हो चुका है। अब बॉलर को है कि लाइन लेंथ पे बॉलिंग करे। बॉलर के हिसाब से तो फील्डिंग तो लग चुकी है। अब बॉलर को है कि सही लाइन लेंथ के साथ बॉल फेंकना है, इन स्विंग कराना है या आउट स्विंग कराना है। ये बॉलर पे डिपेंड करता है। तो यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस भविष्य में अपने बलबूते जो सपना भाजपा आज देख रही है वह सपना भविष्य में कांग्रेस देख सकती है। और जब कांग्रेस अपने बलबूते पे सत्तासीन होगी तो चैलेंज किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव को। चैलेंज किसको मिलेगा? राजद को। पप्पू यादव, कन्हैया या राजेश राम के आने से सबसे अधिक चिंतित कौन है? तो लालू यादव है। लेकिन लालू यादव के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। दो बड़े घटक, एक कांग्रेस के बाद यदि देखें तो वीआईपी भी 60 सीटों की मांग कर रही है, प्लस डिप्टी सीएम की मांग कर रही है। और मैं आज कहता हूं कि इस नैरेटिव के साथ, चाहे वो मुकेश सहनी का हो या कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसके साथ यदि बेहतर रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन को कोई परेशानी होना चाहिए इस चुनाव में। लेकिन त्याग करना होगा। जी, कांग्रेस को सम्मान देना होगा, उसकी इच्छित सीटें कांग्रेस को सम्मान देना होगा, कांग्रेस को सम्मान देना होगा और बेहतर रणनीति के साथ। ये नहीं कि चलाकबाजी जो होता है ये धूर्तता नहीं दिखाना होगा। आपको ये कहना होगा कि रविदास समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए आप समझिए, सामाजिक समीकरणों को समझिए। रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से हैं जो मतलब फॉरवर्ड समाज से बिलोंग करते हैं। तो भूमिहार प्लस दलित प्लस मुस्लिम कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है। और कांग्रेस का ये पुराना कॉम्बिनेशन है, टेस्टेड कॉम्बिनेशन है, भूमिहार ब्राह्मण। और देखिए, जहां तक ब्राह्मण की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया गया है तो हो सकता है कि कांग्रेस 3
या 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और एक कार्यकारी अध्यक्ष उसमें मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज को मिलने जा रहा है। और संभवतः जो सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है उसमें जो नाम है वो प्रेमचंद मिश्रा का है। प्रेमचंद मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष के भी दावेदार थे, लेकिन जब राजेश राम को नियुक्त कर दिया गया है तो संभवतः जो यदि 2 या 3 राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसमें सबसे पहला जो नाम जो चर्चा में है वो प्रेमचंद मिश्रा का है। एक ईबीसी से हो सकता है और एक किसी मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो एक स्मार्ट मूव है और इस स्मार्ट मूव का फायदा सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, महागठबंधन को भी होगा, तेजस्वी यादव को भी होगा। जी ऋषि जी, राष्ट्रीय जनता दल में तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। 25 के चुनाव में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा तो 30 के चुनाव में अल्पसंख्यक उसकी तरफ जाएंगे और साथ साथ भाजपा की से निराश सवर्ण भी उधर जाएंगे, क्योंकि बिहार के वोटर के बड़े तबके में ये धारणा घर करती जा रही है कि भाजपा के बस का नहीं है लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति को उससे पार पाकर आगे निकलना। ये धारणा बीजेपी के कोर वोटर खासकर सवर्णों में भरती जा रही है। ये गांव गांव में आप देखें, तभी जाके प्रशांत किशोर उस लाइन को टो कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई वोट बैंक नहीं दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में, जैसे आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी, बीजेपी ने टेक ऑफ कैसे किया, बोफोर्स पर सवारी कर ली वीपी सिंह के साथ और वीपी सिंह ने स्पेस दे दिया अपने अलायंस में सीट दे करके, स्ट्रेटेजिक अलायंस 2 से 85 तक पहुंच गए। उसके बाद लगी मंदिर को करा गला आपने, उसके बाद रथ यात्रा निकालने लगी बीजेपी। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है, लालू यादव को और नीतीश कुमार को तो लग ही रहा है, नीतीश कुमार के जनाधार का बड़ा हिस्सा राजेश राम के साथ छोड़ सकता है, महादलित तबका खास करके। लालू यादव को लग रहा है कांग्रेस बढ़ेगी तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक लालू की जगह कांग्रेस को पहली पसंद बना लेंगे। भाजपा को लग रहा है कि सवर्ण आने वाले समय में भाजपा की जगह कांग्रेस को ले सकते हैं, खासकर 4 साल 5 साल बाद की परिस्थिति में अगर कांग्रेस ने इस बार परफॉर्म कर दिया। क्या लगता है बिहार की राजनीति में तीनों जगह जो खलबली है, खासकर हम नीतीश कुमार के पर्सपेक्टिव से पूछे, बीजेपी के पर्सपेक्टिव से पूछे, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक दांव कांग्रेस पार्टी का ये कौन सा मैग्नेट है जिसको लेकर अशोक चौधरी का भी बयान आ गया? आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का शुक्रगुजार होना चाहिए। कैंडिडेट का टिकट, आपने अपने कैंडिडेट का टिकट काटा, वो निर्दलीय लड़के 20,000 वोट ले आए थे उनके यहाँ, और फिर कह रहे हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए। गलती आपकी, मतलब मैंने व्हाइट बॉल फेंक दी और उस व्हाइट बॉल से जीत गए, नो बॉल फेंक दी, नो बॉल से जीत गए, कहे कि हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। गलती आपकी थी कि आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या कारण है? सबसे पहली प्रतिक्रिया सुबह सुबह अशोक चौधरी की दिखी है। ये नीतीश कुमार ने तैयार कर रखा था क्या, या कुछ आगे भी रणनीति है? देखिए, यदि रविदास समाज को यदि काउंटर करना है पॉलिटिकली जेडीयू को, तो वो अशोक चौधरी के बलबूते की बात नहीं है। अशोक चौधरी जो है पासी समाज से आते हैं, ठीक है, दलित है। और एक बात की बात नहीं है, एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने जब दलितों को कैटेगराइज किया दलित और महादलित में, तो पासवान छोड़ के बाकी सभी को महादलित के कैटेगरी में फिक्स कर दिया नीतीश कुमार ने, और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला भी। जो ये 5.5% या 5.25% रविदास समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। और राजेश कुमार के ताजपोशी से नुकसान किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा। और नीतीश कुमार को नुकसान होगा तो वो नुकसान का झटका बीजेपी को भी लगेगा। यदि नीतीश कुमार को इस काउंटर अटैक का यदि को न्यूट्रलाइज करना है, समाज को मैसेज देना है, तो आपके पार्टी में वो तीर है, आपके तर्कस में वो तीर है। वो तीर है सुनील कुमार, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं बिहार के और रविदास समाज से आते हैं। शिक्षा मंत्री तो है ही, अब उनको क्या बना देंगे? वो तो शिक्षा मंत्री है। संगठन में इंपोर्टेंस देना होगा। पार्टी, देखिए, नो डाउट सुनील कुमार शिक्षा मंत्री है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया है, लेकिन पार्टी में जो बाएं दाएं दिखते हैं, जो किचन कैबिनेट है, भाई मैसेजिंग, राजनीति में मैसेजिंग का बड़ा महत्व होता है। जो संजय झा कितना वोट दिला पाएंगे?
एक मिनट ऋषि जी, मैं एक मिनट सुनिए। वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 5 अलग-अलग समुदायों के 5 डिप्टी सीएम बना दिए थे। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार भी अभी एक और डिप्टी सीएम बढ़ा दें? आप किधर इशारा देखिए, कर रहे हैं? नीतीश कुमार को यदि मजबूत होना है, अपने बलबूते पार्टी को स्टैंड करना है, तो आपके साथ लव कुछ है, प्लस आपको रविदास समाज को भी अट्रैक्ट करना होगा। 5.5% है भाई साहब जी। जिस 5.5% पासवान वोट के कारण आज चिराग पासवान अपने आप को बिहार के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, मानते हैं। तो क्या सुनील कुमार नहीं हो सकते हैं? और ये 4-5 लोग जो उनके आसपास घूमते हैं नीतीश कुमार के, आप बता दीजिए, ये अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर पार्टी को कितने वोट दिला पाएंगे? विजय चौधरी के कारण औराई में भूमिहार दे देगा जेडीयू को वोट? नहीं। अब बता दीजिए ना, संजय झा के कारण मधुबनी में ब्राह्मण वोट दे देंगे? या मोतिहारी के ब्राह्मण संजय झा करने पे दे देंगे वोट? लेकिन रविदास समाज पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव है जी। जिस प्रकार से पासवान समाज आज भी, हालांकि चिराग पासवान ने उस समाज के लिए कुछ किया नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उस समाज के लिए बहुत कुछ किया जी। तो आपको जो ये महागठबंधन का स्मार्ट मूव है उसको यदि काउंटर करना है तो सुनील कुमार जैसे जो पाक साफ छवि के नेता हैं, आज तक उनपे कोई दाग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आपको प्रमोट करना होगा। डिप्टी सीएम भी बनाना पड़े तो बनाइए। यदि लवकुश के साथ मतलब 5.5% नीतीश कुमार राजेश राम को आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस ने कोई वसीम अकरम अपनी टीम में शामिल कर लिया है जिसकी बॉल से सबको डरना चाहिए? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बना देने से ये गारंटी नहीं है कि उस समाज का वोट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बेहतर नैरेटिव के साथ, जैसे राजेश राम अब अध्यक्ष बने हैं, इनको पासवान समाज, पासवान तमाम दलितों को गोलबंद करना पड़ेगा। आपको गांव-गांव तक अभियान चलाना पड़ेगा और ये वादा करना पड़ेगा कि यदि महागठबंधन सत्तासीन होती है तो तेजस्वी यदि सीएम बनेंगे तो किसी रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति, चाहे वो राजेश राम हो या कोई, राजेश राम अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है तो स्वाभाविक वो दावेदार होंगे। ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष का, चाहे वो डिप्टी सीएम का। विधानसभा अध्यक्ष पे जनता नहीं मानती है, जान लीजिए, डिप्टी सीएम पर ही मानती है। तो डिप्टी सीएम बना दीजिए ना, कहा दीजिए डिप्टी सीएम। देखिए ना खेला क्या होता है। आज जो है मुकेश सहनी क्यों कह रहे हैं? जानते हैं कि उनके समाज का ठीक ठाक वोट वो अपने गठबंधन को ट्रांसफर करा सकते हैं। और समाज को भी तो लगता है कि हमारा जो कोई बंदा है वो अगला डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं जैसा भाजपा कहती है, फिर भी नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है ना कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। कहना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जाति बताई थी कि हम तेली हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को कहते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा वाले कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं। फिर नरेंद्र मोदी को जाति भी बताना पड़ता है, तो क्यों ना रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे? तो खलबली, आपने जो बेहतरीन सवाल किया है, मुझे लगता है कि 2-3 दिनों के डिबेट का सबसे बेहतरीन सवाल आज आपने किया है कि जेडीयू बीजेपी में क्यों खलबली है। भाई खलबली नहीं होगा, आपके कोर वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने जा रही है, तो खलबली नहीं होगा। और बीजेपी में जनक राम का भी इंपॉर्टेंस बढ़ने जा रहा है, आप इस बात को समझ लीजिए। जी, एक पोटेंशियल नेता है जनक राम, जो है एक पोटेंशियल नेता है, और ऐसे नेताओं को बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा। ये सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय की बस की बात नहीं है। ऋषि जी एक बात मैं आपको रोकना चाहता हूं। बीजेपी के एक नेता ने आज 3-4 महीने पहले हमसे पूछा था कि बिहार में बीजेपी अपने बूते कैसे सरकार बना सकती है। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास एक से एक रणनीतिकार है, हम ठहरे 0 टीआरपी वाले पत्रकार। तो बोले नहीं, बताइए क्या। मैंने कहा कि जो बात मैं बताऊंगा आपको ये बात पचेगी नहीं। बोले क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि आप
अति पिछड़े समाज से आने वाले जो सबसे बड़े चेहरे हैं आपके पूरे बिहार में, युवा मोर्चा से आए हैं, एबीवीपी से आए, रामेश्वर चौरसिया, बना दीजिए सीएम कैंडिडेट और चले जाइए बिहार चुनाव में, अकेले चले जाइए, आप 150 सीट जीत के लाएंगे। अति पिछड़ा, सवर्ण सब एक गोलबंद हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग में भी, कुछ दलित वर्ग में भी वोट लेके आप चले आएंगे। तो उसके बाद वो चुप्पी साध गए थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो बीजेपी में भी दिक्कत है कि जो बीजेपी के पास बेस्ट मोहरा है उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए भजन लाल शर्मा और मोहन यादव, उनको चाहिए भूपेंद्र पटेल, ये बीजेपी को चाहिए। उनको चाहिए सब पार्टी घूम कर आए हुए सम्राट चौधरी। कांग्रेस पार्टी भी पिछले 20-25 साल से यही कर रही थी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। यही काम करने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, पीए मॉडल में अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं। और लालू यादव की पार्टी में देखिए 4 महीने से प्रदेश अध्यक्ष पटना में नहीं है, वो अपने गांव में है। उनकी पार्टी भी अनोखे अंदाज में चल रही है। अब ये बताइए ऋषि जी कि कांग्रेस ने प्रतीकात्मक राजनीति पर तो पहला कदम बढ़ा दिया, एग्जीक्यूशन की जरूरत आपने बताई कि जमीन पर काम करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी में, आपको याद होगा सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और डिक्लेयर किया कि नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। और उसके बाद बीजेपी ने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर मोदी को प्रोजेक्ट नहीं किया, नरेंद्र मोदी को ओबीसी वर्ग के आइकॉन के तौर पर यूपी बिहार में लाकर के प्रोजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा 2013-14 का दौर। और बड़ी सेंध लगा दी अखिलेश यादव के वोट बैंक में, बड़ी सेंध लगा दी नीतीश कुमार और लालू यादव के वोट बैंक में। अपना वोट तो उसका था ही, उसके साथ कांग्रेस विरोधी माहौल था ही उस समय। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया उस वक्त नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के, कि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जिस चेहरे के इर्द गिर्द गैर यादव पिछड़ों के बड़े तबके को कैसे भाजपा के साथ जोड़ा जाए। तो मोदी को पिछड़ा बता दिया। अब सवाल है, यही काम बिहार में कांग्रेस को करने की जरूरत है। राजेश राम का चेहरा तो लगा दिया, लेकिन उस चेहरे का कैसे मैक्सिमम बेनिफिट, ऑप्टिमम बेनिफिट उठाया जाए, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो यात्रा चल रही है कन्हैया कुमार की, ब्रांडिंग तो कन्हैया कुमार को खुद करनी चाहिए राजेश राम की। अब ब्रांडिंग तो अल्लावीरू करेंगे ही करेंगे बिहार पहुंचने के बाद, जो लग रहा है। ब्रांडिंग जो प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, और अभी उनका फेसबुक पोस्ट आया है कि बहुत आभारी है कि सेवा का मौका दिया कांग्रेस ने बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह, इनको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ब्रांडिंग में पीछे रहेगी या ब्रांडिंग में आगे रहेगी? आप एक बात जान जाइए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा तो दिए हैं आप। यदि उनके बेटे को आप टिकट नहीं देंगे विधानसभा चुनाव में, यदि उनके हिसाब से कुछ वितरण नहीं हो दिया जाएगा, अलग बात है, दिया गया अलग बात है। उनका मैं बता रहा हूं कैरेक्टर, यदि यदि वो उनके हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं होंगे, वो कब तक कांग्रेस में रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश प्रसाद सिंह 2 सालों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कमेटी तक नहीं गठित कर पाए। तो ये काम सबसे पहले राजेश राम को करना होगा। जो तमाम जो कमेटी आपको गठित करनी है, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक, तो आपको कमेटी आपको बनाना होगा। पार्टी को संगठन के संगठनात्मक रूप से खड़ा करना पड़ेगा। और एक स्मार्ट मूव कांग्रेस का ये है कि शायद मार्च में 27 या 28 मार्च को 700 जिला अध्यक्षों की मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस करने जा रही है जी। ये पहली बार, मुझे लगता है 14-15 सालों में पहली बार ऐसा बैठक होने जा रही है। तो ये कांग्रेस का स्मार्ट मूव है। आपने बहुत बेहतरीन निर्णय लिया है, एक दलित समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश की कमान दी है। अब उसको चुनावी लड़ाई में इस चीज को कैसे पेश करते हैं, जैसे राजद कहती है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होगा, उसी तरह ये कांग्रेस ये कहने लगे कि राजेश राम ही डिप्टी सीएम होंगे यदि महागठबंधन सत्तासीन होती है, सरकार बनाती है, तो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। फिर देखिए क्या खेला होता है। ऋषि जी, बिहार की डेमोग्राफी के बारे में एक व्यावहारिक बात बता दे। पासवान समाज और रविदास समाज लगभग बराबर है, 5.25% के आसपास है दोनों, 10.5% की साझा स्ट्रेंथ है दोनों की, दोनों लगभग बराबर है।
लेकिन पासवान समाज का क्या है कि कहीं बहुत ज्यादा संख्या में है। जैसे दरभंगा जिला हो गया, वैशाली जिला हो गया, इस सब में कहीं कहीं है कि एकदम कम है। जबकि इसके उलट जाकर रविदास समाज का वोट देखें तो 10, 12, 13 हजार की आबादी लगभग पूरे बिहार में शायद ही कोई विधानसभा होगी जहां नहीं होगी। नहीं तो हर जगह है, कमोबेश हर जगह रविदास समाज की आबादी है और 8-10 हजार की पोलिंग कैपेसिटी उनकी है हर क्षेत्र में। मतलब एक वोट बैंक की ब्रांडिंग से एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ आ सकता है। ये तो कांग्रेस का दांव है, लेकिन वही है कि दांव खेलना, और बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बैट्समैन को ग्राउंड में जाकर के खेलना है और खेलने लायक उनकी उसकी टीम और मैनेजमेंट उस बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है। ये भी बड़ी बात है। नहीं, चुनाव में बेहतर रणनीति देखिए, जो भाजपा 2014 में चौथे नंबर की पार्टी थी और अमित शाह को वहां का प्रभारी बनाया गया, और कितने चालाकी से सामाजिक समीकरण को अमित शाह ने गढ़ा, और उसका परिणाम आप देखिए, 80 में से 72 सीटें भाजपा के जो झोली में गई उत्तर प्रदेश में। जी, आप देखिए, गैर यादव ओबीसी को अट्रैक्ट किया गया, गैर जाटव दलितों को अट्रैक्ट किया गया, उनके समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया, जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित समझ रहे थे। यादवों के नेता अखिलेश यादव थे, लेकिन गैर यादव ओबीसी के कोई नेता नहीं था। जाटव के नेता मायावती थी, लेकिन गैर जाटव दलितों का कोई एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जी, उसी तरह पासवान समाज के नेता यदि चिराग पासवान है, तो रविदास समाज के कोई मतलब पके पकाए कोई नेता तो नहीं दिख रहे हैं जिसका पूरे पैन बिहार में इंपैक्ट हो। जी। अच्छा ऋषि तो जी, ये एक तो बात स्मार्ट बताइए। मूव है ही ना। और ऋषि एमवाई जी, में एक मिनट सुन लीजिए, 31-32% में यदि 5%, 5.5%, यदि 6% भी मान लीजिए, तो 38% का चंक हुआ ना। मुकेश सहनी का जोड़ लीजिए, कुछ कांग्रेस के कारण जो है अपर कास्ट। अग्रे समाज का भी, अपर कास्ट का भी वोट जो जोड़ लीजिए, तो 40, 42, 43% का जो चंक बनेगा, समझते हैं आप कितना मतलब फिर चुनाव जो है एनडीए के लिए मुश्किल होता हुआ ऋषि चला जी, जाएगा। 2-3 छोटे-छोटे सवाल है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक-एक कर मैं आपसे पूछता हूँ। एक राजेश राम का बयान आपने देखा है जो सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक इस समीकरण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जाति गणना की बात कर रहे हैं जो मूलतः ओबीसी का मुद्दा है, ईबीसी का मुद्दा है। क्या लगता है राजेश राम जो लाइन टो कर रहे हैं बिहार में, वो कांग्रेस के पारंपरिक समीकरण वाला है? वो पारंपरिक समीकरण कांग्रेस का ज्यादा बेहतर है या लालू यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल इन सब में बटा हुआ पिछड़ा वर्ग और बिना किसी भागीदारी के, बिना किसी नेतृत्व के पिछड़ा वर्ग के पीछे स्टेपनी बनकर खड़ा हुआ अति पिछड़ा वर्ग, क्या उस राजनीति को ये सूट करता है? या वो राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि लालू यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल वाले में से वोट खींच करके लाया जाए, वो राजनीति सही है या इन देखिए, यदि दोनों के बीच कमंडल कोई की कॉमन राजनीति, पॉइंट है? यदि अति पिछड़ा और दलितों के देखे तो ये कमंडल की राजनीति है, सॉरी मंडल की राजनीति है। हाँ, मंडल की राजनीति है। और मंडल की जो राजनीति है इन दोनों राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, आपने महादलित समाज से आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन पार्टी का लाइन तो वही है। वो राहुल गांधी का क्या डिमांड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो ईबीसी समाज जो है एक तरह से उपेक्षित है, पॉलिटिकली उपेक्षित है, उसको आगे लाने की बात राहुल गांधी करते हैं। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, यदि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उसमें एक ईबीसी समाज के भी होंगे। तो राहुल गांधी कहाँ मतलब इनको मतलब छोड़ रहे हैं। यदि मंडल की राजनीति की बात करें तो इसमें ईबीसी भी है, ओबीसी भी है, दलित है, महादलित है। जब जातीय जनगणना होगी तो इन लोगों को भी तो फायदा होगा, जिससे बीजेपी डरी हुई है। और ये तो मतलब कांग्रेस का, देखिए राजस्थान जी ने जो कहा है वो कांग्रेस का परंपरागत मतलब जो पुराना पैटर्न रहा है। लेकिन राजेश राम का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे जो मंडल की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी किया है। अच्छा, एक बात तो और है इसमें ऋषि जी। ये स्मार्ट मूव तो है ही पार्टी का। जी ऋषि जी, तो स्मार्ट मूव की चर्चा हम लोग रात से ही कर रहे हैं। ये बताइए कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह, जो एक बार रालोसपा के टिकट पर, एक बार कांग्रेस के टिकट पर 2 लोकसभा सीटों से लगातार 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे,
उनका बयान आया है। बयान नहीं है बल्कि एक फेसबुक पोस्ट है, और वो फेसबुक पोस्ट ये है, इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने कोट करके लिखा है, रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, महाभारत के ऊपर बहुत कालजयी रचना है रश्मि रथी। दिनकर जी की लाइन उन्होंने लिखी है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये इशारा किस तरफ किया है आकाश कुमार सिंह ने? अब देखिए, आप आकाश कुमार के फेसबुक पोस्ट पे आप चर्चा कर रहे हैं, किस हैसियत से? क्या वो कांग्रेस के अखिलेश सिंह के कार्यकर्ता हैं? बेटे। और मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कब कब ये तो आपने नेता देखा है ही, है किसी बड़े किसी बड़े लोगों प्रोटेस्ट को मार्च में लोकसभा टिकट नहीं मिलता, उन्हें मिल अरे गया। कि वो अलग बात है। तो कांग्रेस के किस कार्यक्रम में आपने आकाश को देखा है? नहीं। हाँ, उनके पिता को हटा दिया है तो दुख तो होगा ही ना। फिर ये फिर कभी उनको दिनकर जी याद आएंगे, कभी बाबा नागार्जुन याद आएंगे, याद तो आएंगे ही ना। जी। कि किसी के पिता को आप पदमुक्त कर दीजिएगा तो बेटे को तो तकलीफ होगा ही। अब बेचारे पुत्र मोह में ही उनको बलिदान देना पड़ा है। ये आकाश जी नहीं समझते हैं कि उनके जी। मोह में ही पिताजी को कुर्बानी देना पड़ा है। नहीं, उनका भाई ये फेसबुक पोस्ट कई लोग काफी चर्चा है। मैं आज भी मानता हूं अखिलेश प्रसाद सिंह में पोटेंशियल है, अच्छे नेता जी। हैं, लेकिन सामर्थ्यवान है। आप क्षमता में बिल्कुल समर्थवान है हर चीज से, लेकिन आप पुत्र मोह में ऐसे फंस जाएंगे। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको आपकी जिम्मेवारी थी सबको लेकर चलने का, और ये डिसीजन सामाजिक समीकरण के दुरुस्त करने के साथ साथ पार्टी में जो बगावत, पार्टी में अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर काफी नाराजगी थी। और मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कल जैसे ही ये लेटर जारी हुई है, कई कांग्रेस नेताओं का फोन गनगनाने लगा। पूरे बिहार में 12-1 बजे रात तक फोन गनगनाता रहा। अरे हम लोगों के फोन गनगना रहे थे महाराज कि आप ही लोग सबसे पहले आशंका व्यक्त किए थे कि तो भाई राजेश तो राम आ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास खबर आएगा तो बताएंगे नहीं। अखिलेश वो तो नाम स्वाभाविक है। नाम नाम ना मुझे राजेश राम से दोस्ती है, ना अखिलेश प्रसाद से दुश्मनी है, लेकिन जब जो अखिलेश सिंह खबर का नाम चल रहा था तब भी खबर बताई थी कि अखिलेश सिंह बनने वाले हैं। यदि मेरे पास 10 जनपद से या कांग्रेस कार्यालय से, हेडक्वार्टर से कोई खबर आएगा तो पत्रकार की जिम्मेवारी है दर्शकों तक रखने का, और हमने जो खबर चलाया वो साबित हुआ, सही साबित हुआ। तमाम हमारे सम्मानित दर्शक जो कुछ अति सम्मानित दर्शक हैं, वो तो कुछ अनपार्लियामेंट्री भी कह देते हैं, शब्द बोल देते हैं, लेकिन आज ये साबित हुआ ना कि न्यूज लॉन्चर ने जो कहा वो सही हुआ। अच्छा ऋषि जी, एक तो चीज बताइए, आखिरी सवाल है, आखिरी और सवाल यदि है। सुन लीजिए, एक चीज और कह दूं, यदि राजेश राम बेहतर काम नहीं करेंगे, जो जिम्मेवारी उनको दी गई है, तो एज ए पत्रकार हम लोग फिर भी उनकी भी आलोचना होगी। यदि वो राजेश राम अपने पुत्र के लिए टिकट मांगेंगे तो ये ऋषि मिश्रा और अभिषेक कुमार के दायित्व बनता है, फिर उनकी भी आलोचना होगी कि ये फिर पुत्र मोह में फंस गए। हम इसी के लिए बैठे ही हुए हैं ऋषि जी। एक चीज आखिरी सवाल एक खबर और दे दूं, चर्चा टोकन मनी को लेकर भी है बिहार में। विधानसभा चुनाव आते ही टोकन मनी का चर्चा हो गया है कि कई नेता कितने संभावित प्रत्याशी से टोकन मनी उठा चुके हैं। अब नाम नहीं लूंगा, पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति का भी नाम नहीं लूंगा। चलिए, टोकन मनी वो कुछ चलता पूछ रहता रहे है थे। बिहार के। आखिरी सवाल, कल रात में कांग्रेस पार्टी ने जो दांव खेला, उसके बाद एक चर्चाओं को और बल मिल गया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को एक दूसरे की जरूरत अब ज्यादा महसूस होने लगी है। क्या है इसके पीछे? क्या सर, एक बार फिर से सवाल कीजिए, क्या पूछे हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो दांव खेला है, उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार को एक दूसरे की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। आज भी विधानसभा में इशारे में कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। आज तो चश्मा ही विजय चौधरी का उठा के रख दिया था, हंसी मजाक कर रहे थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा भी कर रहे थे कुछ। क्या आपको एक बात लगता आप है? समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए अभिषेक जी, ये राजेश राम की जो नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति से पहले लालू यादव को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, और लालू यादव को नाराज कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं करना चाहती है।
और ये समझाया गया है कि इस फैसले से गठबंधन महागठबंधन को भी फायदा होगा। और लालू यादव भी समझते हैं कि यदि तत्कालिक फायदा लेना है तो कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत करना होगा और भी दिल खोल कर स्वागत करना पड़ेगा। यदि मनमुटाव राजेश राम की नियुक्ति और तेजस्वी यादव लालू यादव के बीच में यदि पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो निर्णय है उसके प्रति आप उदासीन होंगे तो मैसेज जो ग्राउंड पे जाएगा उससे आपको भी घाटा होगा, कांग्रेस को भी घाटा होगा। यदि राजेश राम चुनाव लड़ते हैं और लालू यादव जैसे कन्हैया के साथ उन्होंने व्यवहार किया बेगूसराय में, वही व्यवहार उनके साथ करते हैं तो क्या मैसेज आएगा? इनका वोट उनको ट्रांसफर नहीं होगा, उनका वोट इनको ट्रांसफर नहीं होगा। और ये प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नहीं, तो हमारा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। हमारा सवाल नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश देखिए शुरू में तो चर्चा कर ही लिए ना, नीतीश कुमार बेचैन होंगे ही ना, उनके कोर वोट बैंक पे सेंध लगा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की साझा राजनीति जो चलती है बिहार में 30-35 सालों से, अलग अलग दिखते हैं, कभी कभार साथ भी दिखते हैं, लेकिन अंदर से कभी अलग होते नहीं है। अब क्या है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। उनका भी अपना सामाजिक आधार है। दूसरी तरफ अगले खबर की तरफ चले, दो खबर और है, शायद आप को जानकारी है या नहीं है, शॉर्ट में मैं बता दूं। एक भाजपा ने जो प्रवासी बिहारी हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे 4 राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। उसमें विनोद तावरे हैं, दुष्यंत गौतम है, सम्राट चौधरी हैं और एक और कोई व्यक्ति है, मैं नाम भूल रहा हूं। और हर प्रदेश का एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है और उस कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी होगी कि उस राज्य में जो बिहार के लोग रहते हैं उनको उनसे संवाद करना और उनको चुनाव के समय में बिहार लाने की जिम्मेवारी उन नेताओं के कंधों पर होगा, ताकि जो 2-2.5 करोड़ जो प्रवासी बिहारी हैं उनको भाजपा के फोल्ड में लाया जाए। तो भाजपा बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है बिहार चुनाव को। अन्य चुनाव जैसे 20 में चुनाव लड़ा, 15 में लड़ा, उससे अधिक गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा। क्या इससे जेडीयू डरी हुई है? भाजपा अपने बलबूते पर सत्तासीन होना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सम्राट चौधरी की मां पूर्व विधायक रही हैं और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नीतीश कुमार अब उम्र हावी हो गई है और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग, उनका जो राजनीतिक जो मतलब शार्पनेस है उसका कोई मतलब टक्कर नहीं है, मतलब कोई तुलना नहीं है। सम्राट एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने कुशवाहा समाज को मैसेज दिया है कि आज भी कोई व्यक्ति, कोई पार्टी इस समाज का दिलो दिमाग से सम्मान करता है, वो है नीतीश कुमार। यानी शकुनी चौधरी जी की जो पत्नी है, यानी सम्राट चौधरी जी की जो मां है, उनकी जयंती राजकीय सम्मान से बिहार सरकार मनाएगी। अब जैसे ये लेटर जारी हुआ, भाजपा में खलबली मच गई कि देखिए नीतीश कुमार कुशवाहा समाज को अट्रैक्ट करना चाहती है और हमने सम्राट चौधरी को बनाया है अध्यक्ष या डिप्टी सीएम, अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम अभी है, ताकि कुशवाहा समाज में मैसेज जाए कि भाजपा उनके असल हमदर्द है। अब क्या हुआ है कि सम्राट चौधरी को पत्र लिखना पड़ा नीतीश कुमार को कि इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी मां का जो जयंती है वो आज के सम्मान से न हो, क्योंकि उन्हें डर है कि सुशील मोदी वाला हाल जो है, क्योंकि कनफुसवा जो होता है हर पार्टी में होता है। अब सम्राट चौधरी को जाके, सम्राट चौधरी को लेकर दिल्ली में जाके तमाम नेता वहां पे अमित शाह यहाँ बैठ जाएंगे कि भैया ये सुशील मोदी होते जा रहा है। जैसे जेडीयू में संजय झा के बारे में चर्चा है कि बीजेपी के अधिक करीब होते जा रहे हैं, तो कनफुसवा हर पार्टी में होता है ना, आरसीपी सिंह वाला आत्मा घुस रहा है। तो सम्राट चौधरी इतने डर गए कि बजाते उनको नीतीश कुमार को पत्र लिखना पड़ा कि आपके इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी मां का जो जयंती है और आज के सम्मान से ना हो। तो बिहार क्या राजनीति में क्या क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे आगे देखिए होता क्या। चलिए देखते हैं होता क्या है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी दांव चल दिया है। पहला दांव कांग्रेस ने चला, दूसरा दांव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कहा जाए
तो डबल गेम जो होता है वो खेल दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन गेम खेलने के बीच बिहार की सियासत में एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने जितना बड़ा दांव खेला है, उतने बड़े दांव का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस अब आगे क्या करेगी, सबकी नजर इसी पर होगी। सिर्फ दांव खेलने से नहीं होता है, दांव अच्छा खेला है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन दांव खेलने से आगे जाकर के अब उसको एग्जीक्यूट करने की बात है। कागज पर बहुत ताकतवर टीम बना दी है, लेकिन वो टीम फील्ड में कैसे खेलती है ये देखा जाना है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन बिल्कुल ऋषि जी ने सही कहा कि लाइन लेंथ पर अब बॉल डालनी होगी। ऋषि जी कौन सी बॉल, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों, रिवर्स स्विंग भी अब डालनी तो होगी जरूरत पड़े तो। जी, मलिंगा गूगली की उगली तरह सब। यॉर्कर भी डालना होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन दिलचस्प तो चली है बिहार की राजनीति। और तीसरा भी फेंकना पड़ेगा। तीसरा या दूसरा क्या होता हाँ, है? दूसरा शकलैन मुश्ताक लाते थे दूसरा। अब क्रिकेट का ओ, कार्यक्रम नहीं है, नहीं तो पूरा हम उसको बॉल हाथ में लेकर समझाते, बॉल भी मेरे पास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।